दोस्तों कल की वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने एक मॉनिटर के अंदर से ये वाली बोर्ड को निकाला था जिसका कंडीशन बहुत ही बुरा है। जैसे कि देख सकते हो कि इसके अंदर ब्लास्ट होने के कारण सारे के सारे जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हो वो जल चुका है। तो इस टाइप का कंडीशन का बोर्ड अगर आपको रिपेयर करना है तो क्या प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, वही चीज आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं ताकि आप लोगों को सारी चीज एकदम से क्लियर पता चले और आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़े। इस टाइप का अगर कोई भी कंडीशन में बोर्ड आए पावर सप्लाई के रिलेटेड तो वो आपको सेम प्रोसेस के जरिए रिपेयर करना होगा। तो मैं एक साइड में माइक्रोस्कोप के जरिए आपको दिखा रहा हूँ और दूसरे साइड में आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ ऑन बाय ऑन। जो भी मैं अपने लैब के अंदर इस टाइप का बोर्ड को रिपेयर करने के लिए प्रोसेस को फॉलो करता हूँ वो सेम टू सेम प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। इसीलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसका जो मॉसफेट है ना, मॉसफेट हमें चेक करना होता है। तो सबसे पहले हमें पता चला है कि मॉसफेट पूरा का पूरा शॉर्ट देखने को मिला है। उसके बाद सेफ्टी के लिए एक डायोड दिया हुआ है। जब डायोड को मैंने चेक करा तो डायोड बिल्कुल ओके कंडीशन में था, लेकिन यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है जेना डायोड, वो जेना डायोड बिल्कुल डेड हो चुका है, मतलब वो शॉर्ट हो चुका है। मतलब दो चीज़ हमें शॉर्ट मिला है। अब तीसरी बारी यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर को मैंने दोनों साइड में चेक करा, इनपुट और आउटपुट सेक्शन। तो यहाँ पे हमें ब्रिज रेक्टिफायर ओके मिला। तो उसके बाद हमें एक काम करना है कि इसके अंदर बाकी और जो सारे कंपोनेंट्स है वो हमें धीरे धीरे चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख रहा हूँ कि बर्निंग का जो इश्यू है ना मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो तब जब मैं आईसी को खोलूंगा, जो हमें मॉसफेट शॉर्ट देखने को मिला ना, उसको खोलने के बाद मैं एक एक करके चेक करूंगा कि शॉर्टिंग हटता है कि नहीं। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि बोर्ड के अंदर से जितने भी शॉर्ट कंपोनेंट्स है ना वो बोर्ड से निकालना। उसके बाद हमें एक एक करके मॉडिफाई का करना पड़ेगा। तो इनपुट सेक्शन में हमने देख लिया हूँ और आउटपुट सेक्शन में चेक करने जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कंपोनेंट एकदम सही है। उसके बाद आउटपुट में एक डायोड होता है वो भी हमें चेक करना होता है। बाकी जो सारे कंपोनेंट्स ओके है। तो चलिए अब धीरे धीरे जितने भी खराब कंपोनेंट्स था वो सारे के सारे खराब कंपोनेंट्स बोर्ड के अंदर से निकाल लेता हूँ। तो और यहाँ से आप ये जो बोर्ड देख रहे हो ना, इस बोर्ड के अंदर से अगर आपको ये सारे के सारे कंपोनेंट्स में एक बारी में हटाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप हॉट ब्लोअर या जो एसएमडी रिएक्ट स्टेशन होता है ना उसके मदद से आप इन सारे कंपोनेंट्स को निकालिए। क्या होगा कि धीरे धीरे सारे कंपोनेंट निकल जाएगा। और ये वाली पीसीबी का कंडीशन बहुत ही, मतलब मैं थिकनेस की बात करें, क्वालिटी की बात करें तो पीसीबी का क्वालिटी एक नंबर का है। इसलिए आप जब हॉट एयर गन से सारे कंपोनेंट्स को रिमूव करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले हमें यही कंपोनेंट्स को निकालना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम यही वाला कंपोनेंट्स खराब होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए छोटा सा ये जो डायोड था वो भी हमने निकाल लिया हूँ। अब धीरे धीरे करके जितने भी जला हुआ कंपोनेंट्स आपको सीधा सीधा देखने को मिल रहा है ना वो हमें एक एक करके बाहर निकल लेना है सारे के सारे। उसके बाद हमें इन बोर्ड के अंदर सॉर्टिंग चेक करना है कि इन सारे कंपोनेंट्स को हटाने के बाद भी अगर कहीं पे हमें सॉर्टिंग देखने को मिल जाती है तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कितने सारे कंपोनेंट्स को निकल रहा हूँ, आप धीरे धीरे देखते जाइए। तो यहाँ पे मेन तीन कंपोनेंट्स हमें निकालना पड़ा है। सबसे पहले इसका आउटपुट सेक्शन के लिए एक छोटा सा जेना डायोड लगा हुआ था वो हमने निकाला। उसके साथ ही साथ स्विचिंग मॉसफेट था, एक स्विचिंग मॉसफेट को निकाला। उसके बाद सबसे जरूरी जो चीज होती है पीडब्ल्यूएमआईसी 6 पिन का छोटा सा आईसी होता है वो हमने निकाला हूँ। और उसके साथ ही साथ अब ये जो आप सारे के सारे रेजिस्टेंस देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में वोल्टेज डिवाइडर के तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ था। तो ये भी सारे के सारे जल गया है वोल्टेज के फ्लैक्चुएशन की वजह से। तो ये भी हमें क्लीन करना पड़ेगा, मतलब इसको रिमूव करके फेंकना पड़ेगा। तो लगभग सारे कंपोनेंट्स यहाँ से रिमूव हो गया है। अब लास्ट का ये कि छोटा सा ये कैपेसिटर रहेगा, ये इसको भी मैं हटा देता हूँ। उसके बाद देखिए कि इसका कंडीशन कैसा हुआ है, आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब बारी आता है कि सारे कंपोनेंट्स को हटाने के बाद हमें अब ये चेक करना है कि यहाँ से जो शॉर्टिंग हमें देखने को मिल रहा था वो शॉर्टिंग दूर हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तभी हमें पता चल जाएगा शॉर्टिंग दूर हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हमें मल्टीमीटर के माध्यम से चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो आप ऑप्टो कपलर देख रहे हो, ऑप्टो कपलर के हमें अंदर भी शॉर्टिंग देखने को मिल रहा था पहले। तो मैंने सोचा कि सारे जो कंपोनेंट्स था ना उसको निकाल के चेक करूंगा, अगर अभी भी इसके अंदर हमें कोई शॉर्टिंग देखने को मिलेंगे तभी आपको रिप्लेसमेंट करना होगा। लेकिन यहाँ पे जब मल्टीमीटर के माध्यम से मैं इस ऑप्टो कपलर को चेक करा आउटपुट साइड में, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी शॉर्टिंग भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है। अब बारी आते है कि हमने और दो तीन कंपोनेंट्स को चेक करने बाद हम इसको क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस जगह को अच्छे से
क्लीनर की मदद से क्लीन कर लेता हूँ ताकि हमारा काम जो है ना प्रोफेशनल दिखे। अगर इस तरह गंदगी छोड़ देंगे तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए हमने बहुत ही अच्छे क्वालिटी का डुको कंपनी का पीसीबी क्लीनर की मदद से यहाँ पे हमने क्लीन कर दिया हूँ। अब देखिए कि कितना ज़बरदस्त आपको देखने को मिल रहा होगा। अब हमारे बारी आते हैं कि अभी इसके बाद हमें अब क्या करना है। हमें एक अब करना है कि आगे जो कंपोनेंट्स हमने दिखा था ना वो एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ इस जगह पे सॉर्टिंग चेक करना पड़ेगा। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप इस टाइप का कोई रिपेयरिंग का काम करोगे, खास करके पावर सप्लाई का स्विचिंग जगह, तो आपको इस तरीके से आपको करना पड़ेगा कि कंपोनेंट्स को बाहर निकाल के फेंकना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो सॉर्टिंग हमें देखने को मिल रहा था, अब यहाँ पे थोड़ा सा भी सॉर्टिंग हमें नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे 100% सॉर्टिंग दूर हो गया है, हट चुका है। अब बारी आते है कि इस जगह पे हमें आउटपुट में देखना होगा। और उसके साथ ही साथ आपको ये देखिए कि कितने सारे कंपोनेंट्स हमने इस बोर्ड के अंदर से निकाला हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि छोटा सा 6 पिन का एक PWM IC था, वो भी जल गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इतने सारे कंपोनेंट्स, अभी ये जो दिख रहे हो ना, ये थोड़ा सा रेड थोड़ा सा ब्लैक, वो क्या है कि वो जेनर डायोड होता है जो फिक्स्ड वोल्टेज आउटपुट करने के लिए वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो वो वाला डायोड भी शॉर्ट हो गया है, जिसके कारण हमें इसको निकाल के फेंकना पड़ा है। इसीलिए हमें इस जगह को मॉडिफाई करने के लिए सिर्फ 4 कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आप एक एक करके काउंट कर सकते हो कि कितना कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मेन जो 3 कंपोनेंट्स है ये कि ये हमारा मेन मॉसफेट, PWM IC और यहाँ पे जेनर डायोड, ये 3 मेन कंपोनेंट है। तो इसके जगह पे मैं टोटल 4 कंपोनेंट को इस्तेमाल करूंगा। उसके साथ ही साथ आउटपुट में हमें एक डायोड को भी शॉर्ट देखने को मिला है। डायोड तो नहीं मिला है, खोलने के बाद ही हमें पता चलेगा, लेकिन आउटपुट सेक्शन में जहाँ पे 12 वोल्ट से 14 वोल्ट आउटपुट होगा ना, उस जगह पे हमें शॉर्ट देखने को मिला है। तो मैं इस दोनों डायोड को बाहर निकालूंगा और बाहर निकालने के बाद इस जगह पे फिर से शॉर्टिंग चेक करूंगा। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में यहाँ पे डायोड शॉर्टिंग है या कोई दूसरा से चीज शॉर्ट हुआ है। तो यहाँ पे दोनों जो डायोड है यहाँ पे निकाल लिया हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ से डायोड निकालने के बाद यहाँ से शॉर्ट बिल्कुल हट गया है। मतलब ये दो में से कोई एक शॉर्ट हो सकता है या दोनों में से दोनों शॉर्ट हो सकता है। अब मैं दोनों डायोड को चेक करूंगा एक एक करके कि कौन सा डायोड खराब है या दोनों डायोड खराब होंगे तो उस जगह पर कौन सा डायोड आपको लगाना पड़ेगा, ये भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा ताकि आपको कोई दूसरा जगह पे दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 2 डायोड के ऊपर एक के आपको देखने को मिल रहा है 5100 डायोड आपके नंबर देखने को मिल रहा है। तो नीचे का डायोड है ना ये हमें सही मिला है और ऊपर का भी जो मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ ये वाला डायोड हमें खराब देखने को मिला है, यानी कि ये फुल शॉर्ट हो गया है। लेकिन नीचे वाला जो डायोड है ना ये डायोड बिल्कुल ओके है। इसका मतलब है कि एक ही डायोड शॉर्ट होने के कारण हमें आउटपुट में शॉर्टिंग देखने को मिल रहा था। तो ये जो 5100 वाला डायोड है ना इसको इसके जगह पे मैं 5200 वाला लगाऊंगा। और यहाँ पे देखिए सारे कंपोनेंट्स को रिमूव करने के बाद अभी इस बोर्ड के कंडीशन कैसा है यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है। और यहाँ पे मैंने इतने सारे कंपोनेंट्स को बाहर निकाला हूँ जिसमें से एक डायोड ओके है, मैं उस एक डायोड को लगा दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज है ना ये यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। इतने सारे कंपोनेंट्स को मैंने निकाला हूँ, उसमें से मैंने ये 4 कंपोनेंट्स को लगाऊंगा। सबसे पहले 5L380R1 और उसके बाद यहाँ पे बड़ा वाला एक है 220 के 1 वाट का रेजिस्टेंस, एक है 104 PF और यहाँ पे एक है नॉर्मल सा डायोड हो गया 4007। तो ये 4 कंपोनेंट्स के जरिए मैं इस पूरा का पूरा पीसीबी को रिपेयर कर दूंगा। और इसका कनेक्शन कैसा होगा ना, सर्किट डायग्राम आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा deepelectronicslab.com। वहां से आपको इस वो इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस होता है, जो सर्किट डायग्राम होता है वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डबल साइडेड टेप हीट रेजिस्टेंट टेप मैं यहाँ पे लगा दूंगा ताकि जब अगर थोड़ा सा भी गर्म होगे ना, मेरे ख्याल से तो गर्म नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी गर्म होंगे तो वो हीट पीसीबी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा इस टेप के माध्यम से और ये हीट से भी कुछ नहीं होगा ये वाला टेप। इसीलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे ये वाला टेप लगा दिया हूँ। और टेप को लगाने के बाद हमें जो करना है वो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते रहिए। अब हमारे पास आ गया है 5L380R ये वाला मॉसफेट। तो इस मॉसफेट का जो 2 नंबर पिन है ना, इस मॉसफेट का 2 नंबर पिन को हमें पहले वाला जो मॉसफेट था उस मॉसफेट के जो ड्रेन पिन था ना उसके साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। हालांकि 5L380R एक मॉसफेट नहीं है, ये एक STR है। तो इस STR का 2 नंबर पिन को मॉसफेट का ड्रेन पिन के साथ हम लोग कनेक्शन कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आप भी इस तरीके से काम कर सकते हो और इस काम को करने के बाद आपको कैसा दिखेगा ये भी आपको इस वीडियो के आखिर में पता चल जाएगा जब
जब आपको इस पीसीबी को पूरा आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 नंबर पिन ड्रेन पिन के साथ कनेक्शन हो गया है। अब बारी आते हैं कि इसका बाकी और जो 3 लेग्स है, 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये आपको कहाँ पे कैसे कनेक्शन करना है ये भी अच्छे से समझ लीजिए। 2 नंबर पिन तो कनेक्शन हो गया ड्रेन के साथ। अब 1 नंबर पिन हमारा कनेक्शन होगा जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है, इस मेन फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव पिन के साथ हमारा ये 1 नंबर पिन जुड़ जाएगा एसटीआर का। तो यहाँ पे एक कनेक्शन हो गया, 2 कनेक्शन हो गया। अब तीसरा कनेक्शन हमें ये करना पड़ेगा कि एसटीआर का 3 नंबर पिन हमें जो स्टार्टिंग पावर सप्लाई के लिए एक यहाँ पे छोटा सा कैपेसिटर दिया हुआ है उसका पॉजिटिव के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। ये भी कनेक्शन हो गया है। अब 4 नंबर पिन हमें जोड़ना पड़ेगा जो ऑप्टो कपलर है, उस ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पिन पर। यहाँ पे देखिए सारे 4 कनेक्शन हो चुका है। अब अगला जो कनेक्शन हमें करना पड़ेगा वो क्या है कि एक छोटा सा 104 का जो पीएफ है, इस पीएफ को हमें इस ऑप्टो कपलर के 3 और 4 नंबर पिन के साथ हमें जोड़ देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जुड़ चुका है। अब अगला जो चीज आपको करना पड़ेगा, ये जो आप 220 के 1 वाट का रेजिस्टेंस देख रहे हो और 4007 डायोड, इन दोनों को आपको इस तरीके से कनेक्शन करना है। अब देखिए अच्छे से देखिए, जो हमारे डायोड का कैथोड पॉइंट है उस कैथोड पॉइंट को रेजिस्टेंस के एक पिन के साथ या एक लेग के साथ जोड़ दिया हूं और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर कर दूंगा और सोल्डर करने के बाद जो एक्स्ट्रा लेग बच गया है उसको मैं काट के अलग कर लूंगा। और काट के अलग करने के बाद ये वाला जो सर्किट है कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे कनेक्ट करना है, ये आपको अच्छे से समझना होगा। तो इसके लिए हमें चलिए चलता हूँ बोर्ड के ऊपर और बोर्ड के अंदर आने के बाद जो आपको अब करना है कनेक्शन करने के लिए, जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है उस मेन फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ आपको इस जो मॉसफेट या एसटीआर देख रहे हो ना, इस एसटीआर के 3 नंबर पिन के साथ आपको जोड़ देना है। यानी कि जो हमारे डायोड है, डायोड का एनोड पॉइंट हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद और एक जो लेग बच गया था इस रेजिस्टेंस का, उसको हमें इस एसटीआर के जो 3 नंबर पिन है उसके साथ हमें जोड़ देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आपको कनेक्शन करना पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको इस कनेक्शन करते समय कोई भी शॉर्टिंग का चांसेस ना रहे। इस तरीके से कनेक्शन करना पड़ेगा कि दूसरे कोई कंपोनेंट्स या दूसरा कोई पीसीबी के जो बेस होता है उसके साथ अटैचमेंट ना हो जाए। अगर थोड़ा सा भी अटैचमेंट हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फिर से ये हमारा पावर सप्लाई ब्लास्ट हो जाएगा और जो काम अगर ठीक होने की जगह और भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए आपको छोटे छोटे चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट होने का कोई भी चांसेस नहीं रहना चाहिए। अब मेन बात ये आ जाती है कि आउटपुट सेक्शन से जो हमने 2 डायोड को हमने निकाला था जिसको शॉर्ट की डायोड बोला जाता है 5100 नंबर का, जो कि 5100 का मतलब होता है 5 एम्पियर 100 वोल्ट, 5200 का मतलब होता है 5 एम्पियर 200 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे देखिए जो अच्छा वाला डायोड था वो हमने यहाँ पे लगा दिया हूँ। अब यहाँ पे जो खराब वाला डायोड था ना, उस जगह पे मैं किस टाइप का डायोड को लगाऊंगा ये आप ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर या हमारे किसी भी वीडियो के अंदर जो भी मैं कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करता हूँ वो सारे के सारे आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगे। हमारा ऑनलाइन स्टोर का नाम है दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब शॉप.in, या आप गूगल पे जाके सर्च करोगे दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर, वहां से भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो मैंने डायोड लगाए हो ना, ये डायोड का नंबर है SR5200। ये एक्चुअल में आउटपुट में लगाया जाता है। इसका काम करने का क्षमता बहुत ही ज्यादा फास्ट है, यानी कि अल्ट्रा फास्ट या सुपर फास्ट आप कह सकते हो इसका प्रोसेसिंग जो है, इसीलिए इसको लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए सारे कंपोनेंट्स या मॉडिफिकेशन करने के बाद आपको बोर्ड जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब बारी आती है कि इस बोर्ड को चेक करके देखना कि इसके आउटपुट में जो हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा था, फुल्ली डेड कंडीशन में था, शॉर्टिंग कंडीशन में था, ये सारे के सामने हमने दूर कर दिया हूँ। सिर्फ हमने 5 कंपोनेंट्स लगाया हूँ, जैसे कि प्राइमरी सेक्शन में 5LO 380R के साथ 3 कंपोनेंट्स और आउटपुट में हमने डायोड एक लगाया हूँ। और मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद अब बारी आते हैं इसको टेस्टिंग करने के लिए। हमें इसके अंदर सप्लाई देना है, इनपुट करना है। तो टेस्टिंग हमें कहाँ से करना है, सीरीज लाइन पे, ताकि अगर इसके अंदर कुछ भी शॉर्टिंग रह जाएगा तो वो हमारा खराब होने का चांसेस नहीं रहेगा। या सीरीज लाइन पे हमने इसको चेक करूंगा। देखिए लाइन दे दिया हूँ, लाइन देने के बाद इसका आउटपुट वोल्टेज आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कितने दिखा रहा है, 14.23 वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है। मतलब हमारा ये वाला बोर्ड या ये वाला जो सर्किट है बिल्कुल 100%
रिपेयर हो गया है, आप अच्छे से देख सकते हो। मतलब हमने जो प्रोसेस को फॉलो किया हूँ, ये प्रोसेस अगर आप भी इस टाइप का पीसीबी को या इस टाइप का प्रॉब्लम का कोई भी पावर सप्लाई एसएमपीएस हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का क्यों ना हो, तो आप जो है बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हो। और इस काम को करने के बाद आप कस्टमर से 800 900 हज़ार रुपीज़ ले सकते हो, क्योंकि इस टाइप का काम जो है ना बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वाला काम है। इसके जगह पे अगर आप 524 वाला जो मॉड्यूल आते हैं मार्केट में वो लगा देते, हो जाता। लेकिन जब आप इसको मॉनिटर के अंदर फिट करने जाते तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता। उसके साथ ही साथ जो 524 मॉड्यूल है कभी वो फेल हो जाती है, जिसके कारण आउटपुट में हमें फ्लैक्चुएशन देखने को मिल जाती है। लेकिन हमने इसके अंदर जो एक एसटीआर लगाए हूँ 5LO 380R, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटेक्शन दिया हुआ रहता है। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो जाएंगे तो खुद के खुद ही फूट जाएगा। लेकिन बाकी अगला जो जो सारे के सारे चीज़ है ना, वो उसका कोई भी डैमेज नहीं होगा। इसलिए मैं जो है ना पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए 65 वाट तक इसी मॉसफेट को या इसी एसटीआर को इस्तेमाल करता हूँ। चलिए अब मैं इसको मॉनिटर के अंदर लगा के दिखा देता हूँ कि हमारा ये जो काम करने का जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने के बाद ठीक हुआ है कि नहीं। आपको एक बार डिस्प्ले दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ, हमने जो मॉडिफिकेशन का काम करा हूँ 100% ये काम कर रहा है। तो इसके लिए ये जो आप फिलिप्स का मॉनिटर देख रहे हो, इसके साथ हमें सारे कनेक्शन कर देना पड़ेगा, जैसे कि एलवीडीएस कनेक्शन हो गया। बाकी सारे कनेक्शन करने के बाद आपको डिस्प्ले पर जो नो ग्राफिक्स का जो डिस्प्ले आता है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जाते जाते मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको रिपेयरिंग के रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट्स, पार्ट्स या कोई भी चीज़ चाहिए, वायर्स, टेप वगैरह, सारे के सारे आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगे। एक्चुअल में क्या करता हूँ ना, हमारे लैब पर या सर्विस सेंटर पर जो भी सामान को मैं इस्तेमाल करता हूँ वो सारे के सारे सामान मैं अपने वेबसाइट के जरिए आप लोगों को दिलाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो लोग जिन लोगों के पास इन सारे सामान को खरीदने का कोई भी आसपास में दुकान नहीं है, अब बहुत दूर जाना पड़ता है इस चीज़ को खरीदने के लिए, तो उनके लिए मैं आसान कर दिया हूँ कि आप घर बैठे जो भी रिपेयरिंग काम के लिए चीज़ के सामान को इस्तेमाल किया जाता है वो आप मंगवा सको। तो ज़रूर चेक करिएगा, हमारे वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गूगल पे जाकर अगर आप सर्च करोगे रिपल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर, वहाँ से भी आप बहुत ही सस्ते में रिपेयरिंग का सामान ले सकते हो। तो अगर आपको मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक